कल हमने गोरखाओं का जो युद्ध था, गोरखाओं की आंग्ल गोरखा युद्ध, उसकी शुरुआत कर दी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने 18 सैनिक मरने के बाद आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत की थी और अपनी सेना को 4 टुकड़ों में बांटकर नेपाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। जो काठमांडू से अटैक करना था उसका नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल मार्ले, और गोरखपुर से अटैक करना था उसका नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल JS वुड। फिर देहरादून से अटैक करना था जनरल गिलेस्पी, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर हिमाचल प्रदेश से अटैक करना था तो ओक्टर नोली ने वहाँ पर नेतृत्व संभाला था। ठीक है, हमने इससे पहले बताया था कारण क्या क्या थे, तिब्बती व्यापार वगैरह, मिस्टर चेरी की संधि का उल्लंघन, ये सब कारण इसमें रहे थे आंग्ल गोरखा युद्ध में। कब से कब तक चले थे? 1814 से 1816 तक। ठीक है, एक मिनट। चलिए अब बात करते हैं उससे आगे। सबसे पहला अटैक मैंने बताया था, खलंगा किले पर अटैक किया गया था। खलंगा किला या कालुंगा किला भी कहा गया है इसे। खलंगा किला मतलब देहरादून पर अटैक किया गया। देखिए कल बनाया भी था हमने। हिमाचल प्रदेश से इधर उत्तराखंड, फिर इधर नेपाल है और फिर इधर सिक्किम है। कुछ इस तरह मैप बना रहे हैं, जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, खलंगा किले पर 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को 3 आक्रमण हमने बताए थे। खलंगा किले पर एक तरफ था मेजर जनरल गिलेस्पी और दूसरी तरफ था बलभद्र साहा, बलभद्र थापा, बलभद्र कुंवर भी कहा गया है इसको। ठीक है, एक तरफ बलभद्र था और एक तरफ गिलेस्पी था। ठीक है, बलभद्र कुंवर सबसे मूल नाम था इसका, सही मायने में बलभद्र कुंवर। खलंगा किले पर बलभद्र कुंवर नेतृत्व कर रहा था और इतना बढ़िया नेतृत्व किया था कि अंग्रेजों को खलंगा किला नहीं जीतने दिया था। कहते हैं कि इस बलभद्र शाह के पास अंत में केवल 70 सैनिक रह गए थे। 100-150 सैनिक थे, उसके बाद 70 सैनिक रह गए थे, तब भी गिलेस्पी से ही लड़ता रहा था। ठीक है, और इन युद्धों में, इसमें तीसरे युद्ध में गिलेस्पी की मृत्यु हो गई थी। कोई गोरखा बाहर निकला और गिलेस्पी की हत्या कर दी बाहर निकलते ही। ठीक है, इस खलंगा किले के युद्ध में गिलेस्पी का साथ देने वाले कौन कौन थे? एक तो भैया कारपेंटर, और एक था कर्नल मोबी, जो इस युद्ध का गिलेस्पी के मरने के बाद नेतृत्व भी संभालेगा। गिलेस्पी के मरने के बाद नेतृत्व किसने संभाला था? कर्नल मोबी ने। ठीक है, कौन कौन थे खलंगा किले में गिलेस्पी के सहयोगी? आंसर आएगा कारपेंटर ऐसे ही याद हो जाएगा, कारपेंटर लेके गया था गिलेस्पी। और दूसरा क्या था? कर्नल मोबी। ठीक है, खलंगा किले पर अटैक किया था। गिलेस्पी मारा गया था 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को। ठीक है, फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर पानी की सप्लाई रोक दी थी। जो नाला पानी जाता है ना इस किले के आसपास से, उस नाला पानी की इसने अंग्रेजों ने सप्लाई रोकी और पानी की व्यवस्था ख़त्म हो गई खलंगा किले पर। ठीक है,
देहरादून पर। इसलिए सैनिक जो है परेशान हो गए कि भाई कैसे पानी आएगा, कैसे खाना पीना होगा। मतलब कुछ सैनिक यहाँ से चले गए, या कुछ ऐसा हुआ कि औरतें बच्चों की मौत भी हो गई। औरतें भी बहुत बहादुरी से लड़ी थी इस खलंगा युद्ध में गोरखाओं की तरफ से, तभी तो स्मारक बनाई थी। अंग्रेजों ने ही बनाई है स्मारक, खलंगा किले पर स्मारक। पास में तो सबसे बड़ी स्मारक तो गोरखाओं के लिए बना रखी है, फिर साथ में जनरल गिलेस्पी के सम्मान में भी वहाँ पर स्मारक बनाई गई है। ठीक है, चलो। इसके बाद 31 अक्टूबर के बाद फिर से आक्रमण हुआ था अंग्रेजों का खलंगा किले पर। जब यहाँ मेजर जनरल गिलेस्पी की मौत हो गई, फिर आक्रमण 27 दिन बाद हुआ। और कहाँ पर हुआ? खलंगा किले पर। पानी की सप्लाई रोकने के बाद जब परेशान हो गए, इन्हें पता लगा अंग्रेजों को कि हाँ भाई अब हम जीत सकते हैं, फिर से आक्रमण किया 27 नवंबर 1814 में। ठीक है, खलंगा किले पर। कौन सा अटैक होगा? चौथे नंबर का हो गया। फिर 27 नवंबर से 30 नवंबर तक आक्रमण चलते रहे 1814 तक, और अंत में गोरखा खलंगा किले से भाग गए। खलंगा किला अंग्रेजों ने जीता। ठीक है, बलभद्र थापा या साहा ये रणजीत सिंह की सेना में शामिल हो गया था और अफगान युद्ध में ये मारा गया था। बलभद्र थापा कौन से युद्ध में मारा गया था? अफगान युद्ध में, नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा, जब इन्होंने ये खलंगा किला जीता, सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा होगा? सोचो माइंड में। सबसे पहली सीटी किसने मारी होगी जब खलंगा किला जीत लिया इसने? ये जीत गए हम। कौन? सुदर्शन साहा। ठीक है, गढ़वाल से हर्षदेव जोशी आंसर आ रहा होगा, वो नहीं है, वो उसका जो यूनिट है या उसका मोटो क्या है? हर्षदेव जोशी का कुमाऊं में। गढ़वाल में किसका मोटो है? सुदर्शन साहा का। सुदर्शन साहा सबसे ज्यादा खुश हुआ। ठीक है, सबसे पहले सिटीज ने हमारी खलंगा किला जीतते ही। ठीक है, अच्छा, कुछ तो लड़ने के लिए जाते हैं सैनिक, और कुछ लड़ाई देखने के लिए जाते हैं। अभी भी ऐसा है, लड़ने वाले कम हो जा और देखने वाले ज्यादा हो जा। ऐसा ही यहां पर भी होगा। कोई एक बंदा बैठा देख रहा होगा। एक बंदा था, नाम था विलियम फ्रेजर, उसने खलंगा किला युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। अगर प्रश्न आए किसने खलंगा युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है, तो आंसर आएगा विलियम फ्रेजर। वहीं बैठा था पेड़ पे देख रहा बैठ के कि हाँ एक गोली मारी गिलेस्पी ने, खलंगा किले में गई, कुछ नहीं हुआ। फिर उधर से आ गई गोली है, ऐसे ही युद्ध चलता रहा। लुकी लुकी देख रहा विलियम फ्रेजर। सबसे पहले तो उसे विलियम फ्रेजर की मारनी थी गोली। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे? खलंगा किले का आंखों देखा हाल विलियम फ्रेजर ने लिखा है। या प्रत्यक्ष कौन था इस युद्ध का? प्रत्यक्ष या गवाह कौन है? नाम आएगा विलियम फ्रेजर। ठीक है, एक पुस्तक और लिखी गई है इस खलंगा युद्ध पे, नाम है खलंगा के नायक। खलंगा के नायक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर आएगा धन बहादुर सिंह ने। खलंगा के नायक पुस्तक किसने लिखी थी? धन बहादुर सिंह ने। विलियम फ्रेजर इसने आंखों देखा हाल लिखा और धन बहादुर सिंह ने
ये पुस्तक लिखी खलंगा के नायक, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगले जो युद्ध है उन्हें कौन जीतेगा, गोरखा जीतेंगे या हारेंगे। और भी तो है, अभी तो हमने ये वाला युद्ध पढ़ा है, इसके बाद इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, बात करेंगे हम अगले युद्ध की। सबसे पहला आक्रमण कौन सा है ये याद रखना, खलंगा किले का आक्रमण है। और सबसे अंतिम आक्रमण है लाल मंडी किले पर आक्रमण अंग्रेजों का। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। कोई दिक्कत है? बताओ। इसके बाद खलंगा, हम दूसरा युद्ध लिख रहे हैं इधर वाला, काठमांडू पर अटैक करने के लिए जो मारले गया था। काठमांडू पर आक्रमण। ठीक है, अब दोनों उधर के पढ़ लेंगे और फिर लास्ट में हिमाचल प्रदेश का जो आक्रमण है ऑक्टरनोली ने किया था, सबसे सफल आक्रमण ऑक्टरनोली का ही रहा था, मैंने बताया। वो चलेगा इधर से इसे, इन्हें गोरखाओं को खदेड़ते हुए, धकेलते हुए। ठीक है, काठमांडू पर आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल मार्ले। मेजर जनरल मार्ले सिक्किम होते हुए अटैक करना था इसे काठमांडू पर। मेजर जनरल मार्ले सेना लेकर गया। पहला युद्ध होगा मखवानगढ़ी का युद्ध। मखवानगढ़ी का युद्ध जीत गया मेजर जनरल मार्ले। मखवानगढ़ी का युद्ध, रणवीर सिंह थापा इसमें गोरखाओं का नेतृत्व कर रहा था और वो हार गया था। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी है, सिक्किम वाले पढ़ लेंगे इसके बारे में डिटेल। बस आप अगर याद करना चाहते हो तो याद रखो, मेजर जनरल मार्ले ने सबसे पहला युद्ध लड़ा था मखवानगढ़ी का युद्ध, और इसमें गोरखाओं की तरफ से कौन था? रणवीर सिंह थापा। रणवीर सिंह थापा, इसमें ये हार गया। ठीक है, आई बात समझ में? फिर अगला युद्ध आगे बढ़ते गया मेजर जनरल मार्ले। अंततः हार तो होनी है मार्ले की, बताया था मैंने, मार्ले हार गया था। यहां पर मखवानगढ़ी का युद्ध जीता, आगे बढ़ा, आगे बढ़ते 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 जीतता चला गया, जीतता चला गया। लेकिन अंत में एक युद्ध हुआ, नाम था हरिहरगढ़ का युद्ध। हरिहरगढ़ का युद्ध ये हुआ था 10 फरवरी 1815 में। हरिहरगढ़ के युद्ध में मेजर जनरल मार्ले की हार हुई और इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इधर से कोई सेना नहीं लेके गया, इसके बाद इधर से कोई सेना नहीं लेके जाएगा। याद रखना, मेजर जनरल मार्ले किस युद्ध में हार गया था? आंसर आएगा हरिहरगढ़ के युद्ध में मार्ले की हार हुई और रणवीर सिंह थापा जीत गया था। ठीक है, चलो इसके बाद अब आपको पता लगा कि काठमांडू का जो इनका अभियान था वो विफल रहा था या सफल? विफल रहा और रणवीर सिंह थापा जीत गया था अंततः। ठीक है, काठमांडू पर अटैक इनका विफल रहा था। कब मार्ले कब हार गया था? 10 फरवरी 1815 में। और डिटेल हमें नहीं पढ़नी, ठीक है, नेपाल वाले पढ़ लेंगे। क्यों भाई? नेपाल वाले तो गोरखाओं को अपना भाई बड़े उच्च दर्जे का योद्धा मानते होंगे ना। नेपाल वाले तो ये कहते होंगे जब अपना इतिहास पढ़ते होंगे कि हमारे गोरखाओं ने उत्तराखंड पर भी कब्जा किया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तक कब्जा किया। ऐसा कौन सा राजा था जिसने वहां तक अटैक किया था? रण बहादुर शाह ने अटैक किया था। ठीक है, फिर लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने दफन कर दिया हमारे पूर्वजों का,
अंग्रेजों से इसलिए तो चिढ़ते हैं गोरखा। ठीक है, देखिए तीसरा हम अटैक लिख रहे हैं इधर का, गोरखपुर बुटबल परगना का। बुटबल परगना कहाँ है? यूपी में, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर लिख देते हैं। गोरखपुर से होते हुए नेपाल पर आक्रमण। ठीक है, इसका नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल जेएस वुड। ठीक है, मेजर जनरल जेएस वुड के नेतृत्व में गोरखपुर से होते हुए एक आक्रमण होना था नेपाल पर। जेएस वुड आगे बढ़ता गया। जेएस वुड आगे बढ़ता गया और ये इस युद्ध में गोरखाओं का सेनापति था, नाम था परशुराम थापा। परशुराम थापा। ठीक है, जीएस वुड आगे बढ़ता गया, जीतता गया। जैसे ही परशुराम थापा की हार होने वाली थी, ये सब गोरखा जंगल में भाग गए थे। गोरखाओं की एक युद्ध पद्धति थी, नाम था छापामार युद्ध पद्धति, जिसे गोरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहा गया है। ठीक है, गोरखा किस युद्ध पद्धति से आक्रमण करते थे? छापामार युद्ध पद्धति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति। एक और राजा है जो छापामार युद्ध का प्रयोग करता था, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ता था। परशुराम थापा अपने सैनिकों को लेकर जंगल में घुस गया। पीछे पीछे जेएस वुड के सैनिक, आगे आगे परशुराम थापा के सैनिक पकड़म पकड़ाई खेल रहे जंगलों में। पता नहीं कहां कहां छिपते जा रहे, कुछ पता नहीं है। ठीक है, जेएस वुड जैसे ही इसे इन्हें पकड़ने वाला था, एक गुफा के अंदर एंटर करते हैं गोरखा और पता नहीं जंगल में कहां गायब हो जाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि पास में एक कुआं था, कुएं में पानी पी रहे थे अंग्रेज। पानी पीते ही मारे गए थे। क्यों मारे गए होंगे? गोरखाओं ने उस कुएं में पहले ही जहर मिला दिया था और जहर मिलाने की वजह से अंग्रेजों ने इस कुएं का पानी पिया और कुएं का पानी पीते ही जेएस वुड मारा गया था और उसके सारे सैनिक खत्म हो गए थे। फिर इसकी जगह पर नेतृत्व किसे भेजा था? नेतृत्व करता था ब्रेडशो, मेजर जनरल ब्रेडशो आया था और फिर अंग्रेजों पर, गोरखाओं पर अटैक किया ब्रेडशो ने और ब्रेडशो ने गोरखाओं को ख़त्म कर दिया था। ब्रेडशो की वजह से ये बुटवल परगना अंग्रेजों के हाथ में आ गया था फिर से। पहले 25 अप्रैल 1814 में आया था, फिर 29 मई में गोरखाओं ने छीन लिया था। अब ब्रेडशो ने फिर से बुटवल परगना से गोरखाओं को भगा दिया। ठीक है, बुटवल परगना किसकी होगी? अंग्रेजों की। ठीक है, ब्रेडशो। जेएस वुड को किसने मारा था? परशुराम थापा ने। कौन से नेतृत्व कर रहा था? गोरखपुर की सेना का या गोरखपुर अभियान का नेतृत्व कर रहा था जेएस वुड। ठीक है, ये सब पर्सन बनेंगे और मैं बता रहा, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, ये वाले क्वेश्चन कभी नहीं भूलने के। आप जो मैंने कहानी बताई है कभी नहीं भूलने के, और भूलना भी नहीं चाहिए। क्या करोगे फिर भाई? अगर भूल गए तो क्या करोगे? कैसा आएगा फिर नंबर? क्यों भैया? देखो, भर्ती तो आनी ही आनी है। भर्ती आपके जरूरी आएगी। पुलिस की भी भर्ती होनी है, एसआई की भी भर्ती होनी है। ये जैसे ही कोरोना काल हटेगा भर्ती आएगी, उससे पहले भी आ सकती है। पेपर होगा कोरोना काल के बाद, जस्ट एकदम पेपर होना है। और जिसने इस कोरोना काल में पढ़ लिया उसका यूटिलाइजेशन पेपर में अच्छा होगा, सक्सेसफुल रहेगा वो। ठीक है,
नहीं तो ऐसा जंग लग जाएगा दिमाग में, वो पर्सन जो पढ़ रखा था उसे भी गलत कर गाएगा, पक्की बात बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला देखो। अगला आक्रमण हमें पढ़ना है, ओक्टरनोली द्वारा आक्रमण किया गया था। कहां पर किया गया था? नाहन क्षेत्र में। याद रखना, हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है नाहन क्षेत्र। कौन सी नदियों के बीच नाहन क्षेत्र है ये भी याद रखना, सतलज और यमुना नदियों के बीच ये नाहन क्षेत्र था। अगर प्रश्न आया कौन सी नदी घाटियों के बीच में ओक्टरनोली ने आक्रमण किया था, तो आंसर आएगा सतलज और यमुना नदी। ओक्टरनोली ने आक्रमण किया हिमाचल प्रदेश पर। नाहन क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए जब भेजा गया इसे, तो हिमाचल प्रदेश में इसके जो विरुद्ध थे, मतलब गोरखा सेनापति कौन थे? एक तो थे अमर सिंह थापा, एक थे रणजोर थापा। रणजोर थापा दोनों का आक्रमण, या सेनापति तो थे अमर थापा, या उप सेनापति इसके पुत्र थे रणजोर थापा। ओक्टरनोली आक्रमण करता है। कौन कौन से अटैक होंगे ओक्टरनोली के द्वारा? अमर थापा पर, रणजोर थापा पर कौन कौन से अटैक किए थे ओक्टरनोली ने, वो पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र पर अटैक किया था। दूसरी बात यह है कौन कौन सी नदियों के बीच में यह क्षेत्र पड़ता है। तीसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में गोरखाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमर सिंह थापा और उसका पुत्र रणजोर थापा। ठीक है, पहला युद्ध ओक्टरनोली लड़ता है, और कौन सा? जेतरक युद्ध। ठीक है, और जेतरक युद्ध में ये दोनों लड़ रहे थे गोरखाओं की तरफ से, लेकिन रणजोर थापा की इसमें मृत्यु हो जाती है। युद्ध में लड़ते हुए रणजोर थापा मारा जाता है, अमर सिंह थापा रणजोर थापा मारा जाता है, और अमर सिंह थापा पीछे हटने लगता है। जब लग रहा कि गोरखा हारने वाले हैं, अमर सिंह थापा पीछे हटकर कोई और प्लानिंग करेगा। ध्यान से सुनना। ओक्टरनोली इनकी युद्ध पद्धति से काफी हैरान था कि इन्होंने इतनी बढ़िया युद्ध पद्धति अपना रखी है। ओक्टरनोली आगे चल के एक गोरखा बटालियन की भी स्थापना करेगा इनकी युद्ध पद्धति को देखकर। अपनी युद्ध में, अपनी सेना में भर्ती करेगा गोरखाओं को, अंग्रेजों की सेना में भर्ती करेगा। ठीक है, इनकी युद्ध पद्धति बढ़िया थी। कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे गोरखा? बताया था गोरिल्ला या छापामार पद्धति गोरखपुर में भी अपनाई थी। ठीक है, बात करते हैं। अगला युद्ध था जो ये नाहन का क्षेत्र था मेन, ये इस क्षेत्र पर अगला युद्ध लड़ा था इसने, नाहन क्षेत्र युद्ध कहते हैं इसे। और इस क्षेत्र में युद्ध लड़ा, और ये अमर थापा यहाँ पर बहुत ही बहादुरी से लड़ा, और फिर भी अंग्रेज हावी रहते हैं अमर थापा पर, क्योंकि अंग्रेजों की सेना बहुत ज़्यादा थी। अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई गोरखाओं ने, फिर भी अंग्रेज इस युद्ध को भी जीत जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध के बाद अमर थापा पीछे हटके अपनी सारी शक्ति मलाऊ के किले में स्थापित करवाता है। मलाऊ किला हिमाचल प्रदेश में ही है। मलाऊ किले में अपनी सारी शक्ति ले गया, अपने सारे हथियार ले गया मलाऊ के किले में अमर थापा, और फिर वहां पर युद्ध होगा, मलाऊ का युद्ध। और मलाऊ का युद्ध इस अभियान का, हिमाचल प्रदेश अभियान का सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है। इसी के बाद एक रेजिमेंट बनेगी जिसका नाम होगा मलाऊ रेजिमेंट, जिसे बाद में गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, औपचारिक रूप से यहीं से गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत हो जाएगी ओक्टरनोली के द्वारा। ठीक है, क्या होता है? मलाऊ का
या मलाऊ युद्ध हुआ यहाँ पर, और मलाऊ युद्ध में अमर थापा मारा गया। अमर सिंह थापा इस युद्ध में मारा गया। ऑक्टरनोली इस युद्ध को जीत गया, लेकिन आसानी से नहीं जीता था। गोरखाओं ने बहुत ही बहादुरी से ये मलाऊ युद्ध लड़ा। इसी वजह से ऑक्टरनोली ने गोरखाओं की एक रेजिमेंट बनाने का निर्णय लिया, और उस रेजिमेंट को पहले मलाऊ रेजिमेंट कहा जाता था। ठीक है, किसने बनाने का निर्णय लिया? ऑक्टरनोली ने। फिर एक और पॉइंट, इस युद्ध में जो हथियार प्रयुक्त किए गए थे बाद में उन्हें मलाऊ हथियार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मलाऊ बंदूक। ठीक है, किसने नाम दिया? ऑक्टरनोली ने, गोरखाओं के इस युद्ध पद्धति को देखकर। आई बात समझ में? लेकिन अंततः मलाऊ, चेत्रक और नाहनक क्षेत्र को जीत जाते हैं अंग्रेज, और फिर सिक्किम पर अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। अब बताइए अंग्रेजों का कहां कहां पर अधिकार हो गया? कहां कहां पर अधिकार हो गया? गढ़वाल में अधिकार हो गया था देहरादून जीतते ही। ठीक है, आई बात समझ में? हिमाचल प्रदेश पर अटैक करते ही यहां पर अधिकार हो गया था। बुटबल परगना पर अधिकार हो गया था। इधर जितना क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता था सिक्किम तक, उस पर अधिकार हो गया था, आगे बढ़ नहीं पाए थे। लेकिन ये क्षेत्र जो है कुमाऊं का क्षेत्र अभी भी गोरखाओं के पास था, और कुमाऊं का क्षेत्र के जो युद्ध हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड वासियों के लिए। उत्तराखंड आयोग UKSSC जो UKSSC है, वो कुमाऊं के युद्धों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। ठीक है, और सबसे मेन प्रश्न तो हमने बताया ही है। सबसे पहला युद्ध कौन सा था अंग्रेजों का? खलंगा किले का युद्ध। और सबसे अंतिम युद्ध कौन सा था गोरखाओं के खिलाफ? लाल मंडी किले का युद्ध। ठीक है, इसके बाद अगला जो युद्ध है वो कुमाऊं के क्षेत्र पर ही होगा। ये 4 युद्धों की जो टुकड़ी थी, 4 युद्ध या 4 टुकड़ियों के युद्ध हमने पढ़ लिए। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा सफल ऑक्टरनोली रहा था। एक भी युद्ध नहीं हारा था, आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद कुमाऊं युद्ध होंगे, कुमाऊं पर आक्रमण होगा। लेकिन कुमाऊं पर आक्रमण करने से पहले इन्हें ज्यादा प्लानिंग की आवश्यकता है, क्योंकि कुमाऊं पर सारे के सारे जो सेनापति थे कुमाऊं पहुंच गए थे, जो मेन सेनापति थे, क्योंकि उन्हें पता था अब अंग्रेज यहीं पर अटैक करने वाले हैं। ठीक है, कुमाऊं की प्लानिंग करने के लिए, कुमाऊं पर आक्रमण की प्लानिंग करने के लिए कैप्टन हेयरसी ने पीलीभीत जाकर प्लानिंग करनी शुरू कर दी। और साथ में एक व्यक्ति जो पहले से परेशान है, हर्षदेव जोशी, कुमाऊं का चाणक्य, बहुत ही लंबा राजनीतिक कैरियर है इसका, हर्षदेव जोशी का। कैप्टन हेयरसी याद दिलाता है कि हम तुम्हें 50 रुपये महीना जो सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, उसे अब अदा करो। हमारे सेना में, अंग्रेजों की सेना में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भर्ती कराओ। हर्षदेव जोशी यहाँ पर अपना जो काम है वो करता है, और मेहरा और प्रत्याल दर के या जोशियों को सबको अंग्रेजी सेना में भर्ती कराता है। शुरू में गोरखा की तरफ थे मेहरा प्रत्याल। जैसे ही हर्षदेव जोशी ने उन्हें याद दिलाया कि गोरखाओं ने कौन कौन से टैक्स लगा रखे थे भाई, मेहरा प्रत्याल गिनने लगे उंगलियों पे। उंगलियों पे कहाँ गिनने जा रहे थे, हजारों टैक्स थे, और अत्याचार गिनवाए हर्षदेव जोशी ने, सारी बता दी। द्वीप प्रथा, गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, सब याद दिला दी हर्षदेव जोशी ने। फिर मेहरा प्रत्याल अंग्रेजों की तरफ हो गए थे, अंग्रेजों की तरफ से गोरखाओं के खिलाफ लड़े थे जो स्थानीय लोग हैं। शुरू में गोरखाओं की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, हर्षदेव जोशी ऐसे ही
ऐसे ही नहीं कहते हम इसे कुमाऊं का चाणक्य, थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा दिमाग है हर्षदेव जोशी में, ठीक है। अंग्रेज का एक और पॉलिटिकल एजेंट है, नाम है ई गार्डनर। इसे भी यहां पर भेजा गया कि भैया अब गतिविधि तुम भी देखो जाकर, क्या क्या गतिविधि चल रही है कुमाऊं में, या कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए क्या क्या प्लानिंग चल रही है। इसे भेजा गया था काशीपुर। काशीपुर से देखना भैया क्या क्या होगा, आप कैसे कैसे सेना को भेजोगे कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। हेयरसी को भेजा गया था पीलीभीत, पीलीभीत से आप कैसे कैसे कुमाऊं पर आक्रमण करोगे और कैसे गोरखाओं को हराओगे कम से कम नुकसान में, मतलब अंग्रेजों को क्षति कम होनी चाहिए, ज़्यादा हानि नहीं होनी चाहिए युद्ध में। लेकिन आपको पता है इस युद्ध में भी कुमाऊं पर आक्रमण करते समय भी कुछ सैनिक मारे जाएंगे, कुछ सेनापति भी मारे जाएंगे, सेनापति भी चेंज होंगे, ठीक है। आई बात समझ में? आगे हम कल बात करेंगे इसके बारे में, कुमाऊं पर आक्रमण, गोरखा कैसे हारेंगे, अंग्रेज कैसे जीतेंगे और अंग्रेजी शासन शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अंग्रेजी शासन गोरखाओं से तो बढ़िया ही था। अंग्रेजी शासन जो उत्तराखंड में आया वो गोरखाओं से अच्छा था, बस छोड़ के कुली बेगार प्रथा को। कुली बेगार प्रथा अंग्रेजों की जो वैसे तो पहले से ही चलती आ रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने भी उसे हटाया नहीं था, जाकर कुली बेगार प्रथा 1923 में हटती है। कुली बेगार प्रथा के बारे में बताएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन कुली बेगार प्रथा कौन सा वंश लेकर आया था, तो आंसर आएगा कत्यूरी काल में कुली बेगार प्रथा का जन्म हुआ था, ठीक है। ओके, कल बात करते हैं।